हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। इसका टाइटल है द लायंस वेडिंग। लायंस का मतलब हो गया कि शेर की शादी। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है, ऐसे यानी शेर की शादी। द यहाँ पे आर्टिकल का यूज किया गया है। वंस अपॉन अ टाइम there was a fierce young lion in the Daintree forest। तो इसका मतलब हो गया वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। देयर वाज अ फियर्स यंग लायन यानी कि एक फियर्स का मतलब हो गया कि खूंखार, भयंकर। यंग यानी युवा, लायन यानी शेर था। पास्ट के बारे में बता रहे कि एक युवा भयंकर क्या था, शेर था। तो देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड हो गया, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। कहाँ पे? तो यहाँ बता रहा है इन द डेंट्री फॉरेस्ट। कहाँ पे? तो प्लेस को दिखा रहा है कि डेंट्री फॉरेस्ट। तो डेंट्री एक नाम हो गया, जंगल का नाम। जैसे कि सुंदर वन होता है, वैसे ही डेंट्री जंगल का नाम है। All the animals of the Daintree were afraid of him। All the animals यानी कि सभी जानवर, of the Daintree यानी कि जो डेंट्री जंगल के सभी जानवर थे, were afraid यानी कि वो, इसका मतलब हो गया afraid यानी डरते थे। किससे? तो of him यानी कि उससे। तो him प्रोनाउन हो गया जो कि लायन के लिए यूज किया गया है। तो ऑल द एनिमल्स यानी डेंट्री के जो जितने भी जानवर थे वो शेर से डरते थे। वन डे एक दिन, द लायन डिसाइडेड टू लुक फॉर अ सुटेबल मैच फॉर हिमसेल्फ। एक दिन द लायन यानी कि वह शेर। तो यहाँ पे द का यूज किया गया क्योंकि हमें पता है कि किस शेर की बात हो रही है। पहले ही हम उसे इंट्रोड्यूस कर चुके हैं यहाँ पे के साथ। तो अब कहीं भी इस स्टोरी में जिक्र होगा तो द के साथ। द लायन डिसाइडेड यानी कि उस शेर ने तय किया। डिसाइडेड यहाँ सेकेंड फॉर्म के रूप में उसने तय किया। टू लुक फॉर मतलब होता है तलाश करना। और सुटेबल मैच, सुटेबल का मतलब हो गया उपयुक्त, मैच यानी जोड़ी। फॉर हिमसेल्फ यानी कि किसके लिए? तो फॉर हिमसेल्फ यानी स्वयं के लिए, खुद के लिए। तो हिमसेल्फ भी प्रोनाउन हो गया, लेकिन ये कैसा प्रोनाउन हो गया? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये हो गया। तो एक दिन लायन ने क्या डिसाइड किया कि अपने लिए वो एक सुटेबल मैच यानी कि अपने लिए सुटेबल एक उपयुक्त जोड़ी वो खोजेगा। विदिन अ फ्यू डेज शी फाउंड अ ब्यूटीफुल लाइनेस। विदिन अ फ्यू डेज इसका मतलब हो गया कि कुछ, फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के भीतर। ही फाउंड यानी उसे मिला। अ ब्यूटीफुल लाइनेस यानी कि एक सुंदर शेरनी। तो ब्यूटीफुल यहाँ एडजेक्टिव हो गया, लाइनेस यानी शेरनी। तो उसे कुछ ही दिनों के भीतर एक सुंदर शेरनी उसे मिला, शेर को। आफ्टर कंसल्टिंग द प्रीस्ट एन ऑस्पिशियस डेट वाज सेट। आफ्टर कंसल्टिंग, तो यहाँ पे कंसल्ट से कंसल्टिंग हो गया, ये जेरन फॉर्म हो गया यानी कि कंसल्टिंग के बाद। तो कंसल्ट करना यानी परामर्श करना, राय परामर्श करना, तो उसे कंसल्ट करना बोलते हैं। तो आफ्टर कंसल्टिंग किससे? द प्रीस्ट यानी कि पुजारी से। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। तो पुजारी से कंसल्ट करने के बाद, इसका मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक का। एन ऑस्पिशियस डेट यानी कि एक शुभ दिन, वाज सेट यानी कि शुभ दिन सेट किया गया। तो वाज के साथ यहाँ पे सेट, ये सेट यहाँ पे थर्ड फॉर्म के रूप में है। तो ये पैसिव के रूप में है, पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव रूप में, कि पुजारी से परामर्श करने के बाद एक शुभ दिन तय किया गया। ये हो गया इसका मतलब। सेट का मतलब यहाँ तय करने से है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी सेट ही होती है। तो पुजारी से बात करके शुभ दिन तय की गई। द लायन वांटेड टू इनवाइट ऑल द एनिमल्स ऑफ द डेंट्री।
द लायन यानी कि वह शेर वांटेड यानी चाहता था, टू इनवाइट यानी आमंत्रित करना, ऑल द एनिमल्स यानी सभी जानवरों को। तो यहाँ पे टू इन्फिनिटिव हो गया। टू के साथ अगर कोई वर्ब आता है, मतलब ये टू डायरेक्शन को नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे टू ये इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। प्रीपोजिशन यहाँ पे टू नहीं है। तो द लायन वांटेड यानी शेर चाहता था, टू इनवाइट यानी आमंत्रित करना, ऑल द एनिमल्स सभी जानवरों को, ऑफ द डेन ट्री तो डेन ट्री के सभी जानवरों को वो बुलाना चाहता था। ही थॉट उसने सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट हो गई, और ही प्रोनाउन हो गया जो कि उस लायन के लिए यूज किया गया। तो ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, सब्जेक्ट और डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट में, पास्ट इंडिफिनिट की पास्ट में, तो हम डिड का यूज करते हैं, और उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। मे बी दिस वे आई कैन मेक देम रियलाइज डैट आई एम काइंड हार्टेड। मे बी शायद, दिस वे यानी कि इस तरह, आई कैन मेक देम रियलाइज, तो आई कैन मेक देम यहाँ पे मेक पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज किया गया है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि शायद दिस वे यानी इस तरह से मैं उन्हें, देम यानी उन्हें, रियलाइज यानी एहसास करवा सकता हूँ। तो मेक यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब हो गया, मतलब कि एहसास करने का काम उनका है, लेकिन एहसास करवाने का काम किसका हो गया, आई का। आई यहाँ पे कौन है, तो शेर। तो शेर क्या सोचता है कि शायद इस तरह से मैं उन्हें एहसास करवा सकता हूँ कि डैट कि आई एम काइंड हार्टेड यानी कि मैं कैसा हूँ, तो काइंड हार्टेड यानी कि मैं दयालु हूँ। तो शेर को लगा कि यह एक अच्छा तरीका है ये बताने का कि मैं काइंड हार्टेड हूँ। तो ये हो गया यहाँ पे दो, हालांकि द एनिमल्स वर इन्वाइटेड, द एनिमल्स यानी कि जो जानवर थे, वर इन्वाइटेड यानी कि उन्हें आमंत्रित किया गया। तो यहाँ पर भी पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस है, वर्ब के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हो गया। तो यहाँ पे द एनिमल्स एक से ज़्यादा है, प्लूरल यहाँ पे हो गया, इसीलिए वर्ब का यूज किया गया है। तो यहाँ पे हो गया कि सभी जानवरों को आमंत्रित किया गया था। They did not go. Later, the bear asked the elephant. तो ये हो गया यहाँ पर कि they did not go, वे नहीं गए। तो यहाँ पे did का यूज किया गया है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस हो गई, जिसमें did हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। did not go यानी कि वे नहीं गए, तो दे प्रोनाउन हो गया जो कि सभी जानवरों के लिए यूज किया गया है। लेटर यानी बाद में, द बियर यानी कि भालू, आस्क यानी पूछा, द तो यहाँ पे द नहीं दी पढ़ेंगे, जब हम आगे पढ़ते हैं ना तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे द या दी प्रोनाउंस करेंगे। तो दी एलिफेंट यानी कि हाथी, बेयर आस्क्ड किससे पूछा, तो हाथी से। वाई डिड यू नॉट गो टू द लायंस वेडिंग, तो वो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क भी है कि वाई यानी क्यों, डिड यू नॉट गो तुम क्यों नहीं गए थे, टू द लायंस वेडिंग यानी कि शेर की शादी में। तो बेयर जो था एलिफेंट से पूछता है कि तुम शादी में क्यों नहीं गए थे, तो इंट्रोडक्टिव सेंटेंस हो गया, यहाँ पे वाई WH वर्ड हो गया। दी एलिफेंट रिप्लाइड यानी कि हाथी ने जवाब दिया। आई एम स्ट्रॉन्ग यानी कि मैं मजबूत हूँ, बट लेकिन, आई स्टिल फेयर द लायन लेकिन, स्टिल, तो स्टिल का यहाँ पे मतलब हो गया कि स्टिल का मतलब होता है अभी भी हो गया, फिर भी, लेकिन यहाँ पे स्टिल का क्या मतलब हो रहा है, फिर भी, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस है कि मैं मजबूत हूँ लेकिन फिर भी, फेयर यानी डरता हूँ, द लायन यानी उस शेर से। तो यहाँ पे स्टिल का क्या मतलब आया, फिर भी।
तो हम सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि स्टिल का यहाँ पे सही मतलब क्या निकल कर आ रहा है। तो मैं मजबूत हूँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, स्टिल का मतलब फिर भी। मैं मजबूत हूँ फिर भी, फियर यानी डरता हूँ उस शेर से, ये हो गया। देन ही आस्क्ड द बेयर, तब ही आस्क्ड उसने पूछा, द बेयर से। तो हम पहले तो भालू पूछता है, बेयर यानी भालू, हाथी से। अब ही आस्क्ड द बेयर, अब हाथी पूछ रहा है बेयर से। ही आस्क्ड द बेयर यानी कि हाथी ही था, तो यहाँ पे ही प्रोनाउन हाथी के लिए ही यूज किया गया। ही आस्क्ड द बेयर, उसने भालू से पूछा। वाई डिड यू नॉट गो देयर, वाई यानी क्यों, डिड यू नॉट गो तुम नहीं गए, देयर यानी वहाँ, तो वहाँ ये मतलब कि देयर यहाँ पे प्लेस को दिखा रहा है, ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एक देयर दिखता है शुरुआत में इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में, और एक यहाँ पे ये देयर प्लेस को दिखा रहा है, यानी कि जहाँ पे शादी थी वहाँ पे तुम क्यों नहीं गए। द बेयर यानी कि वह भालू। रिप्लाइड यानी कि वो जवाब दिया। आई कुड नॉट कलेक्ट सफिशियंट हनी, यानी कि मैं कुड नॉट कलेक्ट यानी कि इकट्ठा नहीं कर सका, सफिशियंट यानी कि पर्याप्त, हनी यानी कि शहद, मैं ये पर्याप्त शहद नहीं इकट्ठा कर सका। कौन बोल रहा है, तो बेयर बोल रहा है, यानी भालू बोल रहा है जब हाथी उससे पूछा तो। द लायन वुड हैव बीन अपसेट एंड मे हैव इवन किल्ड मी। तो इसका मतलब हो गया कि द लायन वुड हैव बीन अपसेट, यानी कि जो शेर है वुड हैव बीन अपसेट यानी कि वो अपसेट हो जाता, उदास हो जाता, और मे हैव इवन किल्ड मी यानी कि मुझे मार भी सकता था। तो ये हो गया इसका मतलब। तो वो जो भालू है वो बोल रहा है कि मैं जितना पर्याप्त मात्रा में शहद नहीं इकट्ठा कर सका, तो मुझे ये जो शेर है वो अपसेट हो जाता, और मैं जाता तो मुझे मार देता। तो यहाँ पे वो प्रेजेंट में बैठ करके हाथी से बात कर रहा है और पास्ट के बारे में अंदाज़ा लगा रहा है। तो वुड का यूज यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया गया कि अगर मैं पर्याप्त मात्रा में शहद इकट्ठा नहीं कर सका तो शेर मुझे मार देता, अपसेट हो जाता, मुझे मार देता। तो ये हो गया प्रेजेंट में वो ये कर रहा है कि मतलब संभावना था कि वो मुझे मार देता। तो इसीलिए यहाँ वुड का यूज किया गया पास्ट के दिखाने के लिए हैव, और इसके साथ बीन का यूज होता है। तो ये हो गया मे हैव इवन किल्ड मी, इवन यानी भी, किल्ड मी यानी मुझे मार देता। तो हम पॉसिबिलिटी के लिए वुड का भी यूज करते हैं, मे का भी यूज करते हैं, माइट का भी यूज करते हैं, और वुड का भी यूज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पॉसिबिलिटी कितनी है। वुड मतलब ये हो गया कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही है, मतलब वो मार सकता था, तो मतलब सब उससे डरते थे, तो इसीलिए कोई नहीं गया कि मतलब मेरे पास शहद नहीं था तो वो नहीं गया। हाथी को लगा कि ताकतवर तो मैं हूँ लेकिन फिर भी मैं उससे डरता हूँ। ये हो गया 10 यानी इस प्रकार। ऑल बिकॉज ऑफ द नीडलेस फियर दैट द एनिमल्स फेल्ट। 10 का मतलब हो गया इस प्रकार। ऑल बिकॉज ऑफ द नीडलेस फियर यानी कि बेवजह, फेयर यानी डर के कारण, बिकॉज ऑफ यानी बिकॉज ऑफ का मतलब हो गया के कारण। तो बेवजह या फिर बोल सकते अनावश्यक डर के कारण जो द एनिमल्स फेल्ड, जो जानवरों ने महसूस किया। नन अटेंडेड द जेंटल लायंस वेडिंग। तो नन का मतलब हो गया कि जैसे कि ढेर सारे लोग हैं, समूह में लोग हैं, तो हम बोलते हैं ना कि उनमें से कोई भी नहीं, तो हम उस समय नन का यूज करते हैं। तो नन यानी कि कोई भी नहीं, ढेर सारे जानवर थे उनमें से कोई भी नहीं, तो यहाँ पे नन यानी कि कोई नहीं। अटेंडेंट यानी कि शामिल हुआ, अटेंड किया, उसकी सेकेंड फॉर्म अटेंडेड हो गई। द जेंटल यानी उस सज्जन, लायंस यानी शेर की, वेडिंग यानी शादी। तो ये थी आज की स्टोरी।
तो अटेंडेंट का मतलब शामिल होना, या फिर बोल सकते हैं कि शादी में उपस्थित होना। तो उपस्थित नहीं हुए लोग, डर के कारण। अब सबका अपना अपना डर था कि नहीं जाएंगे तो सेठ किसी न किसी रीजन से मार सकता है, इसकी वजह से कोई भी उस बेचारे की शादी में नहीं गया, जो कि वो सोच रहा था कि अब अच्छा मौका है ये दिखाने का कि मैं भी एक सज्जन हूँ। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियो हर रोज़ लाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।